साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 21 जून की रात को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया। जैसा कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य खराब होने का कारण अपने इस्तीफे में लिखा, उस पर लोगों को अचरज हुआ, क्योंकि 21 जून के पूरे दिन वो अपना काम बखूबी कर रहे थे। हालांकि दिन में एक मीटिंग 4:30 बजे रखी गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण रिजिजू और राज्यसभा के सदन के नेता जेपी नड्डा मीटिंग में नहीं आए। उससे जगदीप धनखड़ जी नाराज थे। इसी बीच एक इंसिडेंट और हुआ था, जब राज्यसभा सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे जी जब बोल रहे थे, उस समय जेपी नड्डा ने खड़े होकर यह कहा था, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये सेंटेंस सिर्फ सदन के अध्यक्ष या सभापति ही बोल सकते थे, लेकिन ये जेपी नड्डा बोले और इस बात को वो भूल गए कि वो सदन के अध्यक्ष नहीं है या सदन के सभापति नहीं है, वो सिर्फ सांसद हैं। उससे काफी लोगों ने काफी कयास लगाए, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं। इसको भी एक कारण माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति महोदय इस बात से भी नाराज थे। खैर, इस्तीफा हो गया। कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता उनका कुशल क्षेम पूछने नहीं गया कि अचानक रात को कैसे उपराष्ट्रपति महोदय की तबीयत खराब हो गई या स्वास्थ्य खराब हो गया, जबकि दिन में तो ठीक काम कर रहे थे। उसके बाद में अगले दिन जब काफी चर्चा सोशल मीडिया पर चली, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया, जिसमें श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, जिनको देश सेवा के लिए उपराष्ट्रपति पद जैसे काफी मौके मिले, और मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, ये करके ट्वीट प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया। अब सवाल उठता है कि जब स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ही उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनके यहां कुशल क्षेम पूछने के लिए तो जाना था और वो नहीं गए। तो इस वजह से लोगों में चर्चा चली, मीडिया में चर्चा चली कि यह इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय ने दिया नहीं, उनसे लिया गया है। और कुछ सूत्रों ने ऐसा बताया कि उनको महाभियोग की भी धमकी देकर इस्तीफा दिलवाया गया है। अब चाहे उनको धमकी देकर इस्तीफा दिलवाया गया हो या उन्होंने खुद दिया हो या कहने मात्र से दे दिया हो, मुझे इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। हालांकि मीडिया में चर्चा चल रही है कि मोदी सरकार का काम करने का यही तरीका है, और आम आदमी तो क्या, संवैधानिक पदों पर, ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग भी सुरक्षित नहीं है और उनको भी किसी भी समय उनका कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति महोदय पहले जनता दल के नेता बताए जाते हैं, उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहने के दौरान उन्होंने कितनी संवैधानिक धज्जियां उड़ाई, वो सबके सामने है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बार बार उनकी शिकायत करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस मामले में खुश थे जब वो संवैधानिक धज्जियां पश्चिम बंगाल सरकार की उड़ा रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उसी के इनाम के तौर पर, यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार को तंग करने के इनाम के बदले
भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसी चर्चाएं चलती रही हैं पहले से ही, क्योंकि इसके अलावा जगदीप धनखड़ जी ने कभी कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया जिसको उनकी कोई काबिलियत कहा जाए। और उपराष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने विपक्ष के साथ में जितना भेदभाव लाइन से हटकर भी किया जा सकता था वो किया। उसके बारे में यह माना जाता था कि जगदीप धनखड़ जी अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का काम करने का तरीका ऐसा रहा है। और उनकी एक जो चीज फेमस रही है, वो उपराष्ट्रपति रहते हुए भी प्रधानमंत्री के सामने 90 डिग्री झुककर और हाथ भी जोड़ेंगे तो वो हिला हिलाकर वो शो करेंगे कि अपने आका को खुश करने के लिए उन्हें कोई नैतिकता, कोई प्रोटोकॉल, किसी की भी चिंता नहीं है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने आकाओं के कहने पर या अपने आकाओं की तरफ से धमकी मिलने पर तुरंत अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को सौंप दिया। इसके बारे में मीडिया में बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि मोदी सरकार का यही काम करने का तरीका है, वो किसी को भी, किसी के साथ भी कुछ भी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं इसके उलट मानता हूं कि अगर जगदीप धनखड़ जी की अपनी अगर काबिलियत होती तो ऐसे धमकियों से डरने वाले नहीं होते और ना ही डरते, क्योंकि इतिहास में इसके उदाहरण हैं। सोमनाथ चटर्जी कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और 2004 से 2009 तक लोकसभा स्पीकर रहे थे। इसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने जब सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तो सोमनाथ चटर्जी को कम्युनिस्ट पार्टी ने रिजाइन करने के लिए कहा था, जिस पर सोमनाथ चटर्जी ने साफ मना कर दिया था और वो पूरे 5 साल लोकसभा स्पीकर रहे और उसमें वो दबंग माने गए, दबंग लोकसभा स्पीकर रहे थे। इसके अलावा एक छोटे लेवल पर, क्या वैसे सरकार का लेवल तो है ही, खैर एक उदाहरण अभी सामने आया। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और वहां के सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी के बीच कुछ बातें हुई जिसमें कहा गया कि डीएम ने डॉक्टर हरदत्त नेमी के साथ में अपमानजनक व्यवहार किए, उनके कनिष्ठ स्टाफ के सामने उनको अपमानित किया और कुछ करप्शन के भी चार्जेस सीएमओ ने डीएम पर लगाए। तो इस तरीके से डीएम ने अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी। उधर डॉक्टर सीएमओ जो डॉक्टर हरदत्त नेमी थे, उन्होंने भी डीएम के खिलाफ अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। अब उसमें जाति का एंगल सामने माना गया, क्योंकि यह मामला स्वास्थ्य विभाग का था और स्वास्थ्य विभाग को जाना चाहिए था और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। लेकिन यह मामला उनके पास ना जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ में रखा और सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। सीएमओ ने सस्पेंड होने के बावजूद भी हार नहीं मानी, जबकि इस समय मीडिया में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चरम पर है और मुख्यमंत्री भी ठाकुर और उनकी सजातीय यानी कि डीएम भी ठाकुर। उनसे टकराने का मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन सीएमओ ने हार नहीं मानी और वो इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये पता लगा सारे हालातों का, तो सबसे पहले हाईकोर्ट ने इसी बात पर संज्ञान लिया कि जब दोनों की तरफ से कंप्लेंट थी एक दूसरे के खिलाफ, तो बगैर किसी जांच के सीएमओ को सस्पेंड क्यों कर दिया और सरकार के सस्पेंशन के आदेश के खिलाफ उस आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया
और पहले जैसी परिस्थितियां बनाने के लिए कह दिया, जिस पर डॉक्टर हरदत्त नेमी अगले ही दिन सीएम ऑफिस गए और अपनी सीट पर जाकर बैठे। इस दौरान जो श्रावस्ती से लाकर वहां सीएमओ बना दिए गए थे वो भी आए और उनके आपस में वार्तालाप और एक छोटी कुर्सी वहीं खींचकर बैठने के वीडियो काफी वायरल हुए। पुलिस भी आई और अंततः योगी सरकार ने जो श्रावस्ती से लाए गए सीएमओ थे उन्हीं को वहां बैठाए रखा और डॉक्टर हरदत्त नेमी को वहां सीएमओ नहीं बैठने दिया, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था। फिर भी सीएमओ ने हार नहीं मानी और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सिविल पिटीशन लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर पहुंचे। तो अगले दिन सुनवाई थी, लेकिन उससे पहले ही योगी सरकार ने बड़ी ही त्वरित गति से, जिस बात को सुन नहीं रहे थे, अब वो बड़ी ही त्वरित गति से तुरंत आदेश निकाला और डॉक्टर हरदत्त नेमी को वहां का सीएमओ बनाया। इस तरीके से माना गया, मीडिया में चर्चा चली कि डॉक्टर हरदत्त नेमी सीएमओ कानपुर काबिल थे और उन्होंने डीएम ही नहीं सीएम को भी हराया। तो ये काबिलियत होती है। और अब वापस आते हैं जगदीप धनखड़ जी के मामले पर। जैसा कि बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी सरकार के वरिष्ठ नजदीकी लोगों ने जगदीप धनखड़ जी को धमकी दी रिजाइन करने के लिए और ना मानने की सूरत में उनको फिर महाभियोग की भी धमकी दी गई, जिस पर जगदीप धनखड़ जी ने तुरंत ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया को जाकर सौंप दिया। अब इसमें अगर जगदीप धनखड़ जी के अंदर काबिलियत होती तो वो रिजाइन करने से मना भी कर सकते थे, और अगर मना कर देते तो सरकार उनका कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर थे। और जिस बात का मामला बताया जा रहा है कि विपक्ष द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष के लोगों द्वारा दिया हुआ धनखड़ जी ने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, जिसकी वजह से सरकार नाराज हुई। तो वो उनका संवैधानिक काम था, वो कोई गैर संवैधानिक काम नहीं था, और वो उनके अपने कार्य क्षेत्र में आता है। अनऑफिशियल धमकी और बातें और वो कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन ऑफिशियली तौर पर संवैधानिक काम उन्होंने किया था। हालांकि असंवैधानिक काम करने के लिए वो पहले से ही जाने जाते रहे हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल में बतौर गवर्नर उन्होंने किया था और बतौर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होने के नाते उन्होंने विपक्ष के साथ में जितना भेदभाव किया और उसकी काफी शिकायतें हुई, यहां तक कि विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लेकर आया। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव को उपसभापति हरवंश राय ने खारिज कर दिया था, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव का आना ही अपने आप में बड़ी बात थी। अब सोचिए, अगर जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन देने से मना कर दिया होता तो सरकार उनके खिलाफ क्या क्या कर सकती थी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ एक महाभियोग प्रस्ताव ही होता है जिससे उनको हटाया जा सकता था, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सरकार को दांतों चने चबाने पड़ते, क्योंकि एक नैतिकता ये कहती है कि जब तक कोई बड़ा काम ऐसा ना हो जाए जिस पर उपराष्ट्रपति पद पर बैठे उस व्यक्ति को हटाना निहायत ही जरूरी ना हो जाए, तब तक भारत में महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश भी करती तो शायद एनडीए की अन्य पार्टियां साथ नहीं देती, क्योंकि ये कोई ऐसा कारण नहीं था
जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी किसान समुदाय से आते हैं, या कहेंगे जाट बिरादरी से आते हैं। जयंत चौधरी का एनडीए में खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाता इस महाभियोग प्रस्ताव पर कि उनके खड़े रहने की संभावना ही नहीं बनती। उसके अलावा तेलुगु देशम और जेडीयू इस पर कितना सोचती है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति को हटाया जाए। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना बड़ा ही मुश्किल होता। और अगर भारतीय जनता पार्टी महाभियोग प्रस्ताव ले भी आती तो एक तो पास होना मुश्किल था, और अगर पास हो भी जाता तो उसमें किरकिरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ही होती। उपराष्ट्रपति का इतना अपमान नहीं होता जितना अब हो रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि उनका मकान खाली करवाने के लिए कह दिया, और अलग मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं, उन पर सभी पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता। मीडिया में यहाँ तक की भी चर्चा है कि उनका जो किचन है वो भी सील कर दिया गया, और सर्वेंट क्वार्टरों की तरफ से खाना उनके लिए बनकर आ रहा है। तो खैर वो चर्चाएं हैं, उनकी पुष्टि नहीं है, तो वो तो खैर बेकार की बात है। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अगर अपने अंदर काबिलियत समझते, जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, सोमनाथ चटर्जी और डॉक्टर हरदत्त नेमी का, तो किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर आदमी बैठना और उसको हटाया जाना इतना आसान नहीं होता है, बशर्ते कि उसमें अपनी काबिलियत हो। और सिर्फ हाथ जोड़ने की ही काबिलियत है तो वो तो हाथ जोड़ के ही फिर रिजाइन करना पड़ेगा, जैसा कि धनखड़ जी ने किया है। बाबा साहेब ने कहा था, एक कलम 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकतवर होती है, बशर्ते कि कलम की ताकत को तो कोई पहचाने। शायद धनखड़ जी को कलम की ताकत का एहसास नहीं है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि मोदी सरकार का काम करने का इसी का तरीका है, बड़े से बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को भी ऐसे झटके में हटा देते हैं। तो हटा देते हैं तो लगा भी उन्होंने ऐसे ही रखे हैं जिनकी उस पद पर पहुंचने की काबिलियत नहीं है। अब जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, एक बार जीते हुए एमएलए हैं, अब उनको तो मोदी सरकार की तरफ से जहां भी सारा मिलेगा वो फट हट जाएंगे। बाकी किसी जो अपनी काबिलियत के दम पर आया है उसको हटा कर देखो ना। जो कानपुर के सीएमओ ने इस बात को प्रूव भी किया, या 2004 से 2009 के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने उसको प्रूव किया। तो अपनी काबिलियत होती है। ये हाथ जोड़ के आकाओं को खुश करके कोई पोस्ट ले लेना, ये काबिलियत नहीं होती है। और ऐसी काबिलियत के दम पर पोस्ट पर पहुंचना तो आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना कहीं मुश्किल। खैर, इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या धनखड़ जी रिजाइन देने से मना करने चाहिए थे, धनखड़ जी को रिजाइन देने से मना करना चाहिए थे या नहीं, या उन्होंने जो रिजाइन कर दिया वही ठीक है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।